नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। नई संसद का उद्घाटन हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। उद्घाटन के बायकॉट से ताबूत तक विपक्षी दलों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें धर्म का एंगल जोड़ दिया है, मजहब का एंगल जोड़ दिया है। ओवैसी सिर्फ इस बात से खफा है कि पीएम मोदी संसद के अंदर सिर्फ हिंदू संतों को ही लेकर क्यों गए। पीएम के साथ मौलाना, सिख, ईसाई और दूसरे मजहबों के धर्मगुरु क्यों नहीं थे। हैदराबाद में एक जलसे को खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक मजहब के नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। आपका दिल तब बड़ा होता जब आप दूसरे धर्मगुरुओं को भी संसद भवन के अंदर लेकर जाते। ये बयान देने से के पहले ओवैसी साहब को शायद वो तस्वीर याद नहीं जिसको हमने संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान सर्वधर्म सभा में देखा था। सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया था। इसमें सभी मजहबों के धर्मगुरुओं ने अपने अपने धर्म का पाठ किया। मुस्लिम धर्मगुरु रिजवान उर रहमान ने तो बाकायदा कुरान शरीफ से सूरह रहमान का पाठ किया। इसका वीडियो सारी दुनिया ने देखा, लेकिन शायद ओवैसी साहब से ये मिस हो गया। तभी उन्होंने नई संसद के उद्घाटन समारोह को मजहबी चश्मे से देखना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी ने सिर्फ कट्टरवादी हिंदू ब्राह्मणों को ही न्योता दिया। हालांकि इस पर अखिलेश यादव की तरफ से ना तो कोई बयान आया और ना ही कोई सफाई आई। तो क्या इसे समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाना चाहिए? लेकिन इस सबके पीछे सबसे बड़ा सवाल यही है कि ताबूत से लेकर मजहब, राज्याभिषेक से लेकर सुल्तान तक और सेंगोल से लेकर मोदी के सष्टांग होने तक क्या पूरी सियासी पैंतरेबाजी सिर्फ 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द ही है? सवाल बहुत से हैं, करेंगे हर एक सवाल पर बहस, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट देख लेते हैं। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है। एक विशेष धर्माचारी क्यों? सभी धर्माचार्यों को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? अगर किसी को अपनी कोई राजनीतिक हसरतों की नाकामी देखनी है तो उसके मौके और भी आते रहेंगे। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जहां लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जा रही है, वहीं पर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने में लगी हुई। सबसे बड़ा देश का पवित्र लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मानसिकता के लोगों को देश की जनता जवाब देगी। अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। कुल्लु मन अलैहा फान। लोकसभा का नया इफ्तिताह नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। मुद्दा है मोदी जी का विरोध कैसे करना, और कोई मुद्दा नहीं है। इसका जवाब जनता देगी 2024 के चुनाव में। मिस्टर मोदी, आप 130 करोड़ जनता के वजीर आजम हैं। आप एक मजहब के नहीं हैं। कई आरोप लगाते हैं, उनको भी वो पचा नहीं पा रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज देश के नहीं अपितु विश्व के सर्वमान्य नेता हैं।
तो एक अच्छी लाइन है इसमें, सियासी चश्मे से क्या सिर्फ मजहब ही दिखाई देता है? इस पर बड़ी बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं, खास मेहमानों से आपको मिला दूं। शाजिया इल्मी जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन राव अंबेडकर साहब प्रवक्ता है AIMIM के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। AK वाजपेयी साहब प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। DK दुबे जी वरिष्ठ वकील हैं और साथ ही साथ संघ के विचारक है, चिंतक है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंबेडकर साहब आपसे शुरुआत करूंगा। क्या कल आपको कुरान का पाठ सर्वधर्म सभा में नहीं सुनाई दिया, जिसके बाद इस मजहबी चश्मे से देखा आपने? दीपक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक साहब, ये पूरी जो प्रक्रिया ही रही है वो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक रही है। इस देश में जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो इस देश का संविधान के आधार पर, अनुसूची 3 के आधार पर जो ओथ है उसके आधार पर वो इस देश में शपथ लेता है। और जो इस देश में इंडियन ओथ एक्ट है 1873, उसके तहत इस देश में जो है संविधान के आधार पर अपने आप को स्थापित करता है। लेकिन जो कल परिदृश्य हम लोगों ने देखा, इस देश की जनता ही नहीं विश्व ने देखा कि इस देश में नई संसद के उद्घाटन के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था को कायम किया जा रहा है जो असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को विस्थापित करते राजतंत्र की स्थापना की तरफ अग्रसर हो रही है। आदरणीय ओवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है कि जिस तरह से नई संसद में हवन कराया गया है वह हवन एक विशेष वर्ग के द्वारा किया जाता है। आप हिंदू के नाम पर उनको स्थापित करते हैं, लेकिन नई संसद में जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो एक विशेष वर्ग आगे बढ़ता है। सिर्फ इस देश की जनता को दिखाने के लिए अलग अलग धर्मों के लोगों को दरबार में बाहर बिठा करके उनके द्वारा शब्द सुने गए। इस चीज का हम कड़े शब्दों में निंदा और विरोध करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लोकतांत्रिक का संवैधानिक। फौरराव अंबेडकर साहब, इतने सारे आपके पास पॉइंट्स हैं तो आपको तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए, प्रधानमंत्री हट जाएंगे कुछ मिनटों में। इतनी शानदार आपने बात कही है, संवैधानिक, लोकतांत्रिक। सर ले जाइए सुप्रीम कोर्ट, हटवा दीजिए प्रधानमंत्री जी को। नहीं, इस विषय पर देखिए दीपक साहब, इस देश की जनता देख रही है कि इस देश में कानून किस तरह से। मैं 3 शब्दों के आपके सामने रखना चाहता हूं, 3 प्रमुख शब्द आदरणीय मोदी साहब ने अपने संबोधन में उस भाषण में कहे हैं नई संसद में। पहला शब्द जो है बहुत ही विचारणीय शब्द है। उस शब्द को अगर आप देखेंगे कि संसद को कहा गया है लोकतंत्र का मंदिर। अगर यह शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो इस देश में विभिन्न तरह के पंथ और धर्म कार्य करते हैं। आने वाले वक्त में कोई ये भी कह सकता है इस संसद को, कोई बात नहीं, आप लोकतंत्र की मस्जिद बोल लीजिए अगर वहां पे पाक काम होते हैं। ये लोग किसी ने नहीं रोका ना सर, नहीं, आप बोलिए इस देश की मस्जिद है, लोकतंत्र की मस्जिद, संसद को लोकतंत्र का मस्जिद, लोकतंत्र का गुरुद्वारा, लोकतंत्र का बुद्ध स्तूप, लोकतंत्र का जैन स्थल क्यों नहीं कहा जा सकता है? ये शब्द असंवैधानिक। कहिए, किसी ने नहीं रोका है, आप कहिए ना, देश की जनता, मैं भी आपका साथ दूंगा। आप कहिए ना, आप कह रहे हैं, मैं भी आपका साथ दूंगा ना। हम असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना असंवैधानिक शब्द। दूसरे 2 शब्द और, अच्छा, मतलब लोकतंत्र की मस्जिद है या संवैधानिक शब्द है? सुनिए, लोकतंत्र की मस्जिद अगर कोई कहता है वो असंवैधानिक है, लोकतंत्र का मंदिर कोई कहता है असंवैधानिक है, लोकतंत्र का गुरुद्वारा, लोकतंत्र का बौद्ध स्तूप जो कहता है असंवैधानिक है, असंवैधानिक। दीपक साहब, मैं और कहना चाह रहा हूं, ठीक है, जनता को पवन भाई मैं फिर आऊंगा, बहुत मौके हैं हमारे पास, 1 घंटे की बहस है। सीधे शाजिया इल्मी जी के पास चलूंगा। शाजिया इल्मी जी, लोकतंत्र का मंदिर कहना असंवैधानिक है, ठीक उसी तरह लोकतंत्र की मस्जिद भी कहना असंवैधानिक है, वो कह रहे हैं पवन राव अंबेडकर साहब। अब अंबेडकर जी को क्या अंडरस्टैंडिंग है लोकतंत्र की, संविधान की, ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से लोकतंत्र का मंदिर कहना या गुरुद्वारा या गिरजा या मंदिर उनको अपमानजनक लगता है। बहुत ही अफसोस होता है कि उनकी नॉलेज जो है, अब बार बार अंबेडकर जी का जिक्र करते हैं और लेकिन उसी संविधान का मखौल उड़ाते हुए, अपमान करते हुए उसको इतना ज्यादा संकीर्ण और छोटा कर देते हैं, उसके मतलब को और उसके मायने को और उसकी सोच को। सबसे पहले तो सेंगोल जो है
जो सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ, वो किस चीज का प्रतीक है? कर्तव्य पथ का, राष्ट्रपथ का, और वो जरूरी था और उसको स्थापित करने में हर एक भारतीय को गर्व महसूस है। आप अगर ये चाहते हैं कि धर्म का जिक्र ही ना हो तो वो संभव नहीं है। उसके बाद सर्वधर्म संभाव की धारणा के साथ मल्टी फेथ बाकायदा दुआएं पढ़ी गई, आयतें पढ़ी गई और सबने अपने अपने मंत्रोच्चार किया। और मुझे इतना अच्छा लगा सूर्य रहमान का खासतौर से पढ़ा जाना ऐसे मौके पर, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होता, संविधान का तो है नहीं, अम्बेडकर जी को अफसोस की बात है, लेकिन किसी भी धर्म का उनको होता या हमारे भारतवर्ष का होता कि जो रिवायत है यहाँ पे कि सब धर्म साथ में रहते हैं, और सूर्य रहमान जिसमें बाकायदा अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है और ये हुजूर साहब ने फरमाया है कि पूरी कायनात एक एक परिवार है, एक खानदान है, वही जो वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम की जो पूरी बात है वही ट्रांसलेट करती है। तो कुछ लोग हैं अम्बेडकर जी जैसे जो यहाँ पे हैं, जो काश बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को समझते, जो कितनी विशाल थी और कितनी समूची थी, उसको सब कुछ इंक्लूसिव थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोटा कर दिया, हर एक धर्म को भी छोटा कर दिया, संविधान को भी छोटा कर दिया, इंसानियत को भी छोटा कर दिया, और एक राष्ट्र के लिए जो एक संवाद था जिसका प्रतीक है नए भारत का हमारा पार्लियामेंट, उसको भी उन्होंने बहुत ही छोटा कर दिया और संकीर्ण कर दिया। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी बहुत सी और बातें मैंने सुनी। तो शैव अधीनम ब्राह्मण नहीं है, दरअसल तमिलनाडु में ये ओबीसी को बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट को। यह काश आप जानते, काश आप ये भी जानते कि ये जो मौका था ये लोकतंत्र के पर्व का जश्न को मनाने का मौका था। आप जब बहिष्कार कर रहे हैं ऐसे सुंदर और जरूरी दिन को, जब एक पूरा भारत कॉलोनियल यानी कि राजसी जो लेगेसी थी उससे निकलकर एक भारत के लिए भारतीयों द्वारा बनाई गई एक नई इमारत जो प्रतीक है, जिसमें सब लोग आएंगे और इंशाअल्लाह सब धर्मों के, सब राज्यों के, सब पार्टीज के आएंगे। उसके लिए आप उस वक्त हिस्ट्री से के अलग तरफ खड़े थे, इतिहास की तरफ नहीं थे आप इतिहास के गलत साइड में खड़े थे। और आप में ये गुस्सा इतने शानदार दिन। ठीक है शादिया, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकूंगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मैं शादिया को और अपने पूरे पैनल को बता दूं वो बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की है। नई संसद के उद्घाटन पे ममता बनर्जी ने 2 तस्वीरें शेयर की है। एक आजादी के बाद कौन कौन लोग संसद के अंदर बैठे उसकी तस्वीर है, और एक कल की तस्वीर है जिसमें एक फोटो में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट के साथ नजर आ रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये है। और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री तमाम साधु संतों के साथ नजर आ रहे हैं जो तमिलनाडु से आए थे, जो अधिनियम के साथ जुड़े हुए हैं, और वो यहाँ पर सेंगोल को लेकर आए थे। दूसरी फोटो में पीएम मोदी संतों के साथ है और पहली फोटो में जवाहरलाल नेहरू अपनी कैबिनेट के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर टीएमसी का कोई नेता आ जाए हमारे साथ जुड़ जाए इस बहस में तो ये बहस और मजबूत हो जाएगी। मेरे प्रोड्यूसर अभ्यर्थ जरूर उनको जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं इसी को लेकर जाता हूं घनश्याम तिवारी जी के पास। घनश्याम तिवारी जी, आपके नेता ने कहा कि भाई ये तो ब्राह्मणों को, उच्च कुल वाले ब्राह्मणों को इस समारोह के अंदर शामिल कर लिया। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही कि भाई ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हालांकि अभी शादिया ने बताया कि जो गए थे अधिनियम से आए हुए लोग वो ब्राह्मण नहीं कहे जाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं, वो अलग जो है एक परंपरा है उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। एक अहंकार राजा के अहंकार की नुमाइश जिसमें संविधान टूटा फूटा रह गया हो, मर्यादाएं टूटी फूटी रह गई हो, उसमें अनेक लोगों ने अनेक प्रतिक्रिया दी है। जैसे आपने ममता बनर्जी जी की प्रतिक्रिया दिखाई, आपने ओवैसी जी की प्रतिक्रिया दिखाई, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की प्रतिक्रिया दिखाई। समाजवादी पार्टी ने जब कहा कि हम इस अहंकार के प्रयास का इसलिए बहिष्कार करते हैं क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जो एक महिला हैं, जो आदिवासी समूह से आती हैं,
उनको जिनका स्थान है आर्टिकल 79 जिनको ये स्थान देता है कि उन्हीं को संसद का उद्घाटन करना चाहिए था, उन्हें नहीं बुलाया गया संसद भवन का। कहीं नहीं लिखा है ऐसा आर्टिकल 79 में। घनश्याम तिवारी जी सोच समझ के आर्गुमेंट करिए ना। 79 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति को अधिकार है संसद का इनॉग्रेशन करने का, बताइए ना कहाँ लिखा है, कोट करके बता दीजिए मुझे। ऐसे मैं ऐसे बहस नहीं करता, मैं अपनी बात रख लेता हूं। आपको आपका शो है, आप जितने समय तक बोलना चाहे बोल सकती हैं, लेकिन मुझे अपने वाक्य पूरे करने दीजिए। नहीं वाक्य पूरा कर लीजिए, पर मुझे बताइए कहां लिखा है आर्टिकल 79 में, ये मुझे बता दीजिए, कोट कर दीजिए भाई आर्टिकल। इस देश में ऑटो और बस के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख करके भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ टैक्स पेयर के पैसे प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ लगा दिया। उस देश में संसद से के बगल में 1 किलोमीटर दूर बेटियों को लात घूसे मारे जा रहे थे, पुलिस उनका अत्याचार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिसके ऊपर उन बेटियों ने आरोप लगाया कि 1000 महिलाओं का शोषण किया है, जिसने वो सत्यमेव जयते के आगे खड़े होकर ऐसी तस्वीर खिंचा रहा था, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? क्या वो सत्यमेव जयते है? तो इसलिए फिसल रहे हैं जो है घनश्याम जी, इतने ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? राजनीति की रखा है उसको अब किसी चीज में शर्म नहीं आती है, उसको ब्रजभूषण सिंह में शर्म नहीं आती है। बाबू देखिए, जब से भारत का इतिहास रहा है तब से हमने अहंकार की अलग अलग परिभाषा देखी है। रावण के पास सोने की लंका थी, क्या जरूरत थी उसे साधु भेष में जाकर के सीता का हरण करने की? दुर्योधन दुशासन के पास हस्तिनापुर था, क्या जरूरत थी उसको द्रौपदी का इस तरीके से चीर हरण करने की भरी सभा में? इसी तरीके से जिस सरकार के पास इतना बड़ा बहुमत है, क्या जरूरत है कि वो बेटियों पे लाठी पड़वाए? क्या जरूरत है ऐसे सांसद को बचाए जिसके ऊपर बेटियों ने कहा कि घनश्याम तिवारी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। ये अहंकार की नुमाइश को देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपने 2024 की धुरी के बारे में कहा। 2024 की धुरी है, रावण का अहंकार नष्ट होना चाहिए, दुर्योधन दुशासन का ये अहंकार नष्ट होना चाहिए। 1000 बेटियों के शोषण का आरोप करने वाला आदमी अगर उस संसद में खड़े होकर सत्यमेव जयते के आगे फोटो खिंचाता है। वैसे मैं आपको बताऊं एक बात, घनश्याम जी रुक जाइए, मैंने आपको 4 मिनट दिए हैं खुद बोलने के लिए, कंक्लूड करिए अपनी बात घनश्याम जी। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। ये अखिलेश यादव जी का स्टैंड है ब्रजभूषण शरण सिंह पर। जवाब दे देता हूं। देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ब्रजभूषण को डिफेंड कर सकते हैं। जो व्यक्ति कहता है अखिलेश यादव सर आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी सर्वोच्च नेता। बीच में टोकिए मत। देश के प्रधानमंत्री उसके हनुमान बने हुए हैं। अखिलेश यादव जी का नाम नहीं जानते आप? पॉस को खत्म कर दिया जाएगा। वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री बोले इस्तीफा दे देंगे, अमित शाह बोले इस्तीफा दे देंगे, नड्डा बोले इस्तीफा दे देंगे। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? इसीलिए मैंने कहा रावण के पास लंका थी, घबरा के सीता का हरण करने की, से दूसरे पॉइंट पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आप कूद रहे हैं। बेटियों पे इस तरीके से लाठीचार्ज झलक रही है। चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय घनश्याम जी एक चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वैसे भाग रहे हैं। नहीं आएगी, एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे विषय से तीसरे विषय, तीसरे विषय से चौथे विषय, चौथे से 5वें। घनश्याम जी क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? आपने अनुच्छेद 79 का जिक्र किया, उसमें कहां लिखा है बताइए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। उसमें एक सदन, उसके 2 हाउसेस की बात है और राष्ट्रपति की बात है। कहां उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति जी करेंगे इनॉग्रेट? अच्छा, दूसरी मैं पढ़ के सुना दूं आपको, मैं पढ़ के आपको सुना दूं। अन्य और आप घनश्याम जी क्यों, घनश्याम जी आप अखिलेश जी बात की बात को झूठा मान रहे हैं, आप संविधान की बात को झूठा मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बात आई उसको झूठा मान रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके अंदर की नफरत है, क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उगलना है एक जहर को, और वो आप उगल रहे हैं। अभी आपने बात महिलाओं की और पहलवानों की। अब आप बताइए, जब बाकायदा इंक्वायरी है, जब बाकायदा इंक्वायरी चल रही है, तो कैसे किसी की बात को लेकर, ये हमारे देश का संविधान कहता है कि बिना इंक्वायरी के आप किसी को भी हटा दें। ये देश के संविधान का क्या होगा फिर? कभी देश के संविधान का आप दुहाई देंगे, कभी देश के संविधान के बिल्कुल खिलाफ बोलेंगे। वही महामहिम, अरे क्या घनश्याम जी, आप भी जानते हैं कि आप कितने हल्के में हैं। महामहिम का कभी आदर किया नहीं है, महामहिम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी इस्तेमाल किया नहीं। आप खुद सोचिए आप कितना एक टॉपिक से भटक रहे हैं बस। ठीक है, क्योंकि आपके पास बोलने को नहीं है। ठीक है, मैं रिजू दत्ता जी के पास चलता हूँ। मैं मेरे साथ जुड़ गए हैं शाजिया, रिजू दत्ता जी जुड़ गए टीएमसी से, उनसे समझते हैं दो तस्वीर में इस बात पर आपको आपत्ति है रिजू दत्ता जी की प्रधानमंत्री मोदी साधु संतों के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या ये तस्वीर कुछ गलत है?
कैसे कंपेरिजन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा समझाइए ना हमको। हाँ, मैं बिल्कुल एकदम साफ तरीके से समझा देता हूं कि पहले एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं दैट इंडियाज डिसेंट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इनटू अ थियोक्रेसी स्टैंड्स कंप्लीट। इसका मतलब यह है कि जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर जिसका उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अरे मंदिर मत बोलिए, वो अंबेडकर साहब नाराज हो जाएंगे, वो बोल रहे मंदिर मस्जिद मत बोलिए भाई, इसको संसद ही बोलिए, असंवैधानिक बता रहे हैं उस शब्द को, मंदिर अंदर में ही बोलिए रिजू दत्ता जी। देखिए कौन बोल रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये पार्लियामेंट संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है। आप ये बोल रहे हैं कहीं आपको भी नोटिस न मिल जाए आपकी पार्टी से कि मंदिर बोल दिया आपने, मंदिर कैसे बोल दिया रिजू दत्ता जी आपने? अरे जो सही है हम तृणमूल कांग्रेस वो बोलता है, उसमें किसको मिर्ची लगती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये तस्वीर क्या दिखा रही है? हिंदी में बोलिए ना, ये मेरे को थियोक्रेसी वगैरह थोड़ा कम, अंग्रेजी का ज्ञान मेरा कमजोर है, मैं गवर्नमेंट मीडियम में पढ़ा हूं सर, हिंदी मीडियम। दीपक जी मैं आपको बता देता हूं, देखिए हमें पूजा हवन सिंगल किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को कोई भी नए घर में जाते, आप किसी भी मजहब से हो, हर धर्म में कहीं भी नए घर पे अगर आप जाते हैं तो घर के बड़ों को लेके कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं ताकि वो शुभ हो, वो जगह शुभ हो, इसमें कोई गलत बात नहीं। पर जैसे हम लोग को किस चीज से दिक्कत है, दिक्कत एक नंबर 1 संविधान के जो प्रमुख हैं उनको आप बुलाते नहीं है, वो औरत है आप उनको बुलाते नहीं है, वो आदिवासी है आप उनको बुलाएंगे नहीं। जब यहाँ का फाउंडेशन आपने बनाया तब आपने रामनाथ जी कोविंद को नहीं बुलाया, इससे हमें दिक्कत है। जब वहां पर ये उद्घाटन हो रहा है, देश की 40% जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो 21 अपोजिट विरोधी विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो वहां पर नहीं है, तो लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं रहा तो क्या आप उसे लोकतंत्र कह सकते हैं? इस बात से हमें आपत्ति है। जब ये उद्घाटन हो रहा था प्रधानमंत्री जी, आप जब कानूनी तौर पे देखिए, हम जरा फोटो समझाइए ना, क्या है, क्या साधु संतों के साथ जाना गलत है ये कह रहे हैं आप, ये जताने की कोशिश कर रहे थे? देखिए वहां तो नेता थे, ये साधु संत है, ये गलत है। हम ये कहना चाहते हैं कि देश का संविधान उसका प्रीएम्बल कहता है कि इंडिया इज अ सेकुलर सॉवरेन। कहीं नहीं कहता हमारा प्रीएम्बल, माफ कीजिएगा सर, हमारा प्रीएम्बल पहले नहीं कहता था, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जुड़ा है। क्या बोल रहे हैं सर? हमारा संविधान, हमारे जो ओरिजिनल संविधान निर्माता हैं उन्होंने इस देश के संविधान को कभी सेक्युलर नहीं कहा, ये तो बाद में जुड़ा है सर। अरे जुड़ तो गया है ना, अभी भी तो है, वो फिर गड़बड़ा दिया आपने। अभी भी तो है। आप एक काम कीजिए दीपक जी, मैं आपके चैनल से निवेदन करता हूं कि अगर आपको या नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी को दिक्कत है, उनका तो लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, संविधान बदल दे, संविधान उनके हाथ में है। हमने तो देखा है। ठीक है, मैं चलता हूं। देखिए आरएसएस के विचारक डीके दुबे जी मेरे साथ है। डीके दुबे जी संविधान बदलेंगे कह रहे रिजू दत्ता जी, बदल दीजिए संविधान। और यहाँ पर दिक्कत यही है, अच्छा सर ये साधु संत नहीं होते और लंबी लंबी दाढ़ी वाले मौलवी होते तो ये तस्वीर ठीक होती रिजू दत्ता जी? इसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है और ये संविधान की जगह है। फिर मंदिर बोल रहे हैं आप, मंदिर मत बोलिए, भवन राव अम्बेडकर जी नाराज हो जाएंगे। वो बोल रहे मंदिर मस्जिद मत बोलिए इसको। इट इज, देखिए जिनको मंदिर मस्जिद करना है अपने सत्ते के लिए वो करे, हम तो इतना कहेंगे कि एक तरफ आप मंदिर बता रहे हैं और मंदिर में अगर पुजारी संत महात्मा आ रहे हैं तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी दो तस्वीरों में तुलना कर रहे हैं। ये तो मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम सिर्फ इतना तो कह रहे हैं। तो डाली क्यों मेरे भाई, ये तो समझा दीजिए। अगर आपको किसी और धर्म से आपको अगर दिक्कत है तो लोकसभा राज्यसभा में आपकी बहुमत है, संविधान बदल दीजिए, क्योंकि आपने जो किया है वो संविधान के खिलाफ है, यही हम बोल रहे हैं। नहीं, क्या संविधान के खिलाफ, क्या करना संविधान के खिलाफ है बताइए ना। ये जो पूरा जो इनॉग्रेशन है इसमें कहां पर संविधान की इज्जत है, कहां पर लोकतंत्र की इज्जत रखा गया है, आप वो जवाब दीजिए। फिर आपको तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। मैंने बोला था भवन राव अम्बेडकर को सीधे हटवा देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, संविधान के हिसाब से नहीं किया है, लोकतंत्र के हिसाब से नहीं किया है। पवन राव कह रहे मंदिर नहीं बोलिए, घनश्याम तिवारी जी कुछ और आर्ग्यूमेंट दे रहे, पर डीके दुबे जी सुनिए, क्या आप बदलेंगे संविधान? आप बताइए, आप ही की विचारधारा पे डीके दुबे जी सबसे ज्यादा सवाल उठता है।
देखिए ऐसा है, जब आप सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं और संविधान निर्माताओं ने सेकुलर, वहाँ अमेंडमेंट आया था सेकुलर को लेके, खुद डॉक्टर अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को एक्सेप्ट नहीं किया था उस समय, अगर आप प्रीएम्बल की बहस को सुनेंगे तो। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी लेकर आई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब सेकुलर शब्द जोड़ा गया तो जम्मू कश्मीर में वो प्रीएम्बल को एक्सेप्ट होना था। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि सेकुलर शब्द जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने या वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसने क्यों नहीं स्वीकार किया। सेकुलर शब्द से इतना ही प्यार था तो जम्मू कश्मीर ने जब ये कहा कि सेकुलर शब्द को हमारे यहाँ हम लागू नहीं करेंगे, तो फिर इनमें से किसने किसने उस समय विरोध जताया था और ये कहा था कि सेकुलर शब्द पूरे हिंदुस्तान पर लागू होता है, वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये जो बार बार कह रहे हैं कि साहब वो आपने ये पूजा पाठ क्यों करवा दिया, अंबेडकर साहब ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल प्रति में किस प्रकार से राम दरबार बना हुआ था, कैसे उसमें शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज बने हुए थे, कैसे वहां भगवान बुद्ध बने हुए थे। हर पृष्ठ के हर चैप्टर की पक्का एक मोटो है, उस पर भारत की धार्मिक सहिष्णु परंपराओं के जो उद्धेता रहे हैं उनका पूरा दरबार बना हुआ है। तो क्या संविधान बनते समय ही संविधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब आप साधु संतों को अंदर ले गए, बाकी को क्यों नहीं ले गए। भाई सिंगोल को कौन मानता है? सिंगोल को जो मानता है, जो उसकी पूजा पाठ करवाएगा, जो उसको स्थापित करवाएगा, उसको ही तो ले जाया जाएगा। भाई क्या इस्लाम अनुमति देता है कि सिंगोल की ये आरती करेंगे? क्या इनके मजहब में ये बात स्वीकार की जाती है कि सिंगोल को ये वैसा मानेंगे? भाई जिसका जैसा, जहां पर जिसकी उपयोगिता है वैसा वहां धार्मिक पाठ करवाया गया, सभी से करवाया गया। लेकिन सिंगोल चूंकि अंदर स्थापित होना था, इसलिए जो संतों को स्थापित करना था संतों को अंदर ले जाया गया। इसमें गलत क्या है? तस्वीर वहां पहुंचे होंगे, तस्वीर खिंच गई, तो साहब तस्वीर पुरानी कोई तस्वीरें तो वहां बहुत सारी खींची हैं, उन तस्वीरों में से वही तस्वीर क्यों उनको पसंद आई कि साहब ये वाली तस्वीर उनको सूट करती थी इसलिए आई। बाकी वहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, वहां पूरे देश का लोकतंत्र था, वहां पूरे देश के लोग पहुंचे थे, सभी संवैधानिक पदों के लोग पहुंचे थे। अब 21 पार्टियां वहां नहीं गई, तो 21 पार्टियां नहीं गई तो क्या 21 पार्टियों को न्योता नहीं मिला था? क्या 21 पार्टियों को छेक दिया गया था या अलग कर दिया गया था? ऐसा तो नहीं था। अब आप अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, तो आपके विरोध की वजह से नए जो संसद बनी है वो संसद का उद्घाटन तो नहीं रोक दिया जाएगा, या संसद की कार्रवाई तो नहीं रोक दी जाएगी कि आप विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। ये हमें देखिए ऐसा है, मैं आपसे देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए फिर कहिए। अब घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं उतनी देर से कि साहब ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह जब ये शब्द कहते थे कि भाई बच्चों से गलतियां हो गई हैं, तो वो संवैधानिक शब्द था। जिस समय निठारी कांड हुआ था, निठारी कांड में इनके एक बड़े नेता ने, जो कि उप मुख्यमंत्री या सब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था बड़े बड़े प्रदेशों में छोटे छोटे कांड हो जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चों के कंकाल मिले थे और राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई थी। ये सब अच्छे काम थे, बहुत अच्छे काम थे। और अभी संसद में सर्वधर्म को लेकर सभी प्रकार के अनुष्ठान हुए, अंदर हुए, बाहर हुए, कक्ष में हुए, टेंट लगाकर हुए, लेकिन हुए संसद में ही ना। संसद के दोनों सत्रों में अलग अलग होता है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए समस्या है। बाकी कोई रिजू दत्ता जी जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं? दुबे जी जोड़ ले दीजिए। रिजू दत्ता जी, फिर मैं अतीकुर रहमान और AK वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए। बीजेपी के बहुत बड़े नेता और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने ट्वीट किया कन्नड़ में, जिसका ट्रांसलेशन आप भी देख सकते हैं जो दुबे जी, कि देश के राजा नमन कर रहे हैं सिंगोल को। इसका मतलब क्या होता है? नरेंद्र मोदी जी इस देश के राजा हैं? ये लोकतंत्र है क्या ये राजतंत्र है? ये मैंने नहीं किया, तृणमूल कांग्रेस ने नहीं किया, प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने किया। आप इसके साथ सहमत है इस बात से? आप सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। मैंने वो ट्वीट सुना, देखा है ना, मुझे उसकी जानकारी है। वो तो देख लीजिए ना, थोड़ा देख के जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, आप उनसे प्रश्न करिए, अच्छा होगा। लेकिन आपके लिए जो मेरे मन में आ रहा है कि आपको वही
तस्वीर क्यों दिखाई पड़ी जो साधु संतों के साथ थी? उसमें तो हजारों तस्वीरें खींची गई, सबके साथ खींची गई, वो तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई पड़ी? केवल साधु संतों की तस्वीरें, क्योंकि आपको साधु संत हजम नहीं हो रहे होंगे ना। समस्या ये है कि दिमाग में बात यह है ना कि बात यह है 37, याद रखिएगा दुबे जी, 37% लोगों ने बीजेपी भाजपा को वोट दिया है, मतलब देश के सारे हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। तो ये हिंदू धर्म के पीछे आप लोग जो झंडा लेके भागते हैं ना, ये काम नहीं होने वाला। कर्नाटक के हिंदुओं ने वोट नहीं किया बीजेपी को, याद रखिएगा ये चीज भी। आप सिंगल भले ही लगा दे, दक्षिण भारत ने मुंह बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया है, ये याद रखिएगा। जनता है, ये सब जानती है, धर्म के नाम पे और जुमले नहीं चलेंगे। लेकिन सच ठीक है, लेकिन दुबे जी आप बात को जवाब दीजिएगा, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मैं एक बात बता दूं, जरा स्पीड को बड़ा करके भी दिखाइए मुझे। एक नई खबर आ गई है, आरजेडी ने एक फोटो ट्वीट करी है, उसमें अमरीश पुरी हैं, देश के जाने माने विलन रहे हैं अमरीश पुरी, सब जानते हैं, और उनके हाथ में एक दंड दिखाई दे रहा है, वो सिंगोल की तरह ही है, और लिखा है कलाकार एवं फिल्म का नाम बताने की कृपा करें। क्या आपने हाल फिलहाल ये फिल्म देखी है जिसमें एक बहुत बड़े कलाकार के हाथ में कुछ जानी पहचानी वस्तु पकड़े हुए हैं? क्वेश्चन मार्क। कलाकार एवं फिल्म का नाम बताने की कृपा करें। ये आरजेडी ने एक बार फिर से, अगर इसे कहा जाए बिलो द बेल्ट है तो ये गलत नहीं होगा। पहले ताबूत के साथ जो है संसद का जो त्रिकोणीय आकार है उसके ऊपर सवाल उठाए गए, और अब अमरीश पुरी एक जाने माने विलन की फोटो डाली जा रही है और उसके हाथ में छड़ी जैसी कोई वस्तु है। शायद संगोल से कंपैरिजन शायद क्या करना ही चाह रहे हैं, इसीलिए ये तस्वीर डाली गई है। क्या कहेंगे आप अतीकुर रहमान साहब, कल से जो सब चल रहा है और जिस तरीके से सिंगोल आ गया, बाकी चीजें आ गई, क्या कहेंगे आप? और क्या ओवैसी साहब की सर को आप मानते हैं कि भाई हिंदू संतों को तो अंदर ले जाया गया, बाहर मुसलमान वालों से बाहर कुरान की आयतें पढ़ा दी गई? जी दीपक जी, ये पहली बार नहीं है कि धर्म के नाम पर अधर्म का नंगा नाच भारत में दिखता हो। ये काम पहले 1986 में पाकिस्तान में जनरल जिया कर चुके हैं, और 37 साल के अंदर पाकिस्तान की दुर्दशा आपके सामने है। आज की तारीख नोट कर लीजिए आप, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर इसी तरह से भारत को अधर्म में झोंका गया, धर्म के नाम पर अधर्म का ये नंगा नाच बंद नहीं हुआ तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, समझाइए थोड़ा। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा हूं तो मेरे को ज्यादा समझ नहीं पड़ता। तो ये धर्म और अधर्म है क्या? कैसे परिभाषित करेंगे आप धर्म को और अधर्म को? जी, जब संविधान, सेक्युलर संविधान को रौंदा जाए तो उसे अधर्म कहते हैं, लेकिन जामा पहनाया गया धर्म का, हमारे मासूम संतों का सहारा लेकर उनके पीछे जिस तरह से एक महिला ट्राइबल, भारत की फर्स्ट सिटीजन, उनका अपमान, ये अधर्म होता है। दीपक जी, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मगर अनजान बन रहे हैं। हम जानते हैं आपकी मजबूरियां क्या हैं, आपको दोष नहीं दे दूंगा मैं। कतई तौर पे आपको एक महिला नजर नहीं आ रही थी पूरे पार्लियामेंट के अंदर। ये है आरएसएस की गंदी राजनीति, ये है आरएसएस की गंदी धर्म के नाम पर अधर्मी हरकतें। ये नहीं चाहते, ये तो मातृभूमि कहने में भी शर्माते हैं। दुबे जी से पूछिए, इनके लिए पृथ्वी है, ये मातृभूमि नहीं है भारत। ये है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी तरह से भी। और शाजिया जी, कम से कम आज आपको तो बचना चाहिए था इस पैनल पर आने से। शाजिया जी को बचना चाहिए था। शाजिया जी, आप बची क्यों नहीं भाई इस पैनल से आने से? बताइए। मैं तो बहुत फख्र के साथ हूँ। सुनिए अतीक साहब, मुझे बहुत ही फख्र है। और अगर सिंगोल को सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक बनाया गया है और वो सेवा पथ की तरफ दिखाया जा रहा है, जवाब दीजिए। गोल गोल नहीं शादिया जी, मेरे आसपास गोल नहीं, हिंदू सिख भाई बहन रहे, सिर्फ इंडिया की फर्स्ट सिटीजन का अपमान और एथलीट्स का अपमान, या आपके अंदर नफरत जो है, हमें मेरे घर में कभी नहीं सिखाया गया कि हिंदुओं के साथ में नफरत करो, कभी नहीं। मेरे घर में आप सिखा रहे हैं, आप हिंदुओं को, आप हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत की बात कर रहे हैं। मेरे घर में कभी भी मेरे हिंदू भाइयों और बहनों के खिलाफ नफरत की बात कभी नहीं कही गई। हम लोग ने हमेशा इज्जत दी है,
हमेशा इज्जत की है मेरे घर में और मेरे सब रिश्तेदारों ने, और हमारा भी उतना ही मुसलमान परिवार है जितना आपका है। जब नफरत की बात करते हैं ना, मुझे सख्त एतराज है, मुझे सख्त एतराज है आपकी सोच से। और आपको बहुत कि क्या मातृभूमि बोलने से वो घबराते हैं? मैं दुबे जी से लूंगा तिकुर भाई ये सवाल, लेकिन मैं अभी वाजपेयी जी के पास चलता हूँ। शाजिया रुक जाइए, वाजपेयी जी ने अभी तक डिबेट में आई ही नहीं। वाजपेयी जी, आपने इतने सारे तर्क सुन लिए, अलोकतांत्रिक हैं, संविधान के खिलाफ है, संविधान की साफ साफ अवहेलना है, संविधान के नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है, ये देश तो सेक्युलर है। तो सर आप वकील बन जाइए ना, इनकी तरफ से वकालत करिए सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के खिलाफ, और इतने ज्यादा असंवैधानिक है तो तुरंत बर्खास्तगी हो जाएगी ना सर। अच्छा, पीएम मोदी ने एक बड़ा ट्वीट किया है, मैं पहले वो बता दूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पीएम मोदी ने शेयर किया है वीडियो में क्या है ये देखते हैं फटाफट। लोकतंत्र के ताकत की नई तस्वीर, क्या है तस्वीर ये भी देख लेते हैं। एकता की मूर्त और लोकतंत्र की जननी, यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में। वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में, गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की बेसिकली ये वीडियो समझा रहा है कि कैसे नए संसद की जरूरत महसूस की गई और इसकी बुनियाद कहां रखी गई। इसकी बुनियाद दरअसल मीरा कुमार जी के वक्त रखी गई थी, जब सर्वसम्मति से सरकार ने भी ये कहा था, लोकसभा ने भी ये कहा था कि नए संसद का भवन बनना चाहिए, लेकिन प्लान किया मोदी जी ने, बन के तैयार हो गया मोदी जी के जमाने में। अब देखिए आप किस तरह से बना, ये पूरा वीडियो लगातार बता रहा है। सीधे वाजपेयी जी के पास चलते हैं। वाजपेयी जी क्या कहेंगे? मैंने आपसे सवाल पूछा था, इतना लोकतांत्रिक, इतना संवैधानिक, संविधान का अपमान प्रधानमंत्री ने किया है, तो ये तो बर्खास्तगी का बिल्कुल सिंपल राउंड बनता है ना, ये सबको चले जाना चाहिए एक पिटीशन लेके। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि विपक्षी पार्टियां जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, ये देश का गौरवशाली इतिहास लिखा गया है उस दिन। पूरी इमारत जो है संसद की, वो देश को समर्पित की है प्रधानमंत्री जी ने, और ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती को इन्होंने धक्का लगाया है। एक बात बताइए, ये ताबूत की तुलना संसद बिल्डिंग से की जाएगी? ये क्या लोकतंत्र को शोभा देता है या लोकतंत्र के खिलाफ है? फिर कब बताया जाएगा ये कलंक है? मतलब लोकतंत्र की बिल्डिंग को कलंक कहा जाएगा? फिर कहा जाएगा कि राजा साहब हैं, तानाशाह हैं। अरे भैया, 303 सीट जीत के लाए हैं, पहले 283 लाए, उसके बाद 303 लाए। इन्हीं नासमझी की वजह से आप लोग वहां से बाहर निकल गए हैं। एक तरीके से 60 साल राज किया आपने
और जब देश खुशी मना रहा है, पूरी जनता खुशी मना रही है, हर्षोल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है, तो आपने प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट आपका रिकॉर्ड हो गया, तो बाइकआउट क्यों करेंगे? लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी समझी सोची रणनीति है और उसका हिस्सा है। ये बाइकआउट की राजनीति आपने अडॉप्ट कर ली है। दीपक जी नोट कर लीजिए, मानसून सेशन आने वाला है, ये उसका भी बाइकआउट करेंगे। किसी भी सरकारी जो समारोह नीति आयोग है उसका भी बाइकआउट किया इन्होंने, उनकी मीटिंग थी, जबकि नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें मुख्यमंत्री, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर, यही उनका प्रोटोकॉल है। वहां रिप्लेसमेंट नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे। मतलब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बाइकआउट की रणनीति अपना के जनता को प्रभावित कर ले, लेकिन देश की जनता तो मोदी के साथ खड़ी है। कितनी श्रद्धा से, कितने मान सम्मान और पाक दिल से उन्होंने कल उद्घाटन किया है। कोई पूजा ऐसे कर लेगा? और पूजा के साथ साथ सर्वधर्म समभाव की एक रेखा खींची है बाकायदा, संविधान के हिसाब से ही चलेगी। संविधान कहीं नहीं चलेगा। घनश्याम जी, ये राजा तानाशाह पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो। आप तो बहुत इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, बाहर से पढ़ के आए हो। चीजों को तौलना पड़ेगा। अगर खामियां है उसको कहिए आप खामियां है, लेकिन अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपको ठीक कम से कम है। पवन राव अंबेडकर जी, मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, उसके बाद शाजिया का इंक्लूडिंग कमेंट। घनश्याम भाई, आपका नाम लिया था, मैं कोशिश करूंगा आपको मैं कमेंटेट करूं। पवन राव जी। दीपक साहब, ये जो नई संसद बनी है इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये इस संसद की आवश्यकता इस देश के नागरिकों को, इस देश के सांसदों को थी, इसके लिए हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम इस पूरे प्रोसेस का जो है, हम कह रहे हैं ये पूरा प्रोसेस असंवैधानिक क्यों है। दो बिंदु मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। ये हमारा भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से मैं दो शब्द ढूंढ रहा था। आदरणीय मोदी साहब ने अपने अभिभाषण के अंतिम 2 मिनट पहले 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, दलित और आदिवासी। इस पूरे इस संविधान में हमको कहीं पर भी दलित और आदिवासी शब्द नहीं मिला है। मैं इस देश की जनता को यह बता देना चाहता हूं कि इस देश में दलित और आदिवासी शब्द असंवैधानिक है। ये एक प्रपत्र है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, 15/3/2018 का। उन्होंने साफ साफ शब्द इस्तेमाल किए हैं, नीड टू अवॉइड द नोमेनकल्चर ऑफ दलित फॉर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट। मैं यही कहना चाह रहा था कि आदरणीय मोदी जी ने, ठीक है, शाजिया जवाब दे दीजिए, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। देखिए, मुझे लगता है कि वो आपने सुना होगा ना मेहंदी हसन के पुरानी गजल, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तुम मुझसे खफा हो तो जमाने के लिए चले आ। ये था नया पार्लियामेंट, ये नया प्रतीक। और अब सोचिए, मोदी जी से खफा है आप, तो आप देश के लिए चले आते, आप आ जाते वतन के लिए, आप आ जाते अपने संसद के लिए, आप आ जाते अपने लोकतंत्र के लिए, आप आ जाते उन सब लोगों के लिए जो बाकायदा चुन के भेजते हैं अपना एक नुमाइंदा उस जगह पे। उसको आप मंदिर बोल देते, उसको आप गिरजा बोल देते, उसको आप गुरुद्वारा बोल देते। भाई मेरे, कुछ भी ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा। शाजिया, पवन भाई, अब मैं ना बीच में बोलने वाले ज्यादा इस तरह का डिस्कशन नहीं रखता हूं, तो प्लीज अगली बार आप जब आए तो ध्यान रखें कि शाउटिंग मैच हम इसको ना बनाएं। दर्शकों को समझ नहीं पड़ता है, हम जो कहना चाहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं होता। जी न्यूज़।